हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर में जहां प्रदेश में आज भी हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार और कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग और बेमेतरा में हीट वेव की संभावना। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। दरअसल हीट वेव के चलते क्या परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हीट वेव से डिहाइड्रेशन और कई शारीरिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। ऐसे में लू लगने का जो असर है वो शरीर पर बहुत विपरीत रहता है। ऐसे में इन गर्म हवाओं से बचकर रहने के लिए मौसम विभाग सलाह दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 45 डिग्री के पार तापमान हो सकता है और प्रदेश में हीट वेव चलने के आसार हैं। ऐसे में सावधानी बरतें, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले और एहतियाती अपने साथ पानी की बोतल और कुछ जो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकें। ऐसे जल में मिलाने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसमें आपको ग्लूकोज की मात्रा पूरी मिलती रहे, इसके लिए आप कुछ ऐसे साधन अपने साथ रखें। और बिल्कुल कुछ आपके पास अगर नहीं है तो कम से कम एक नींबू ही अपने पास रखें, जिससे पानी में मिलाकर आपको पीने से यहां पर लाभ हो सकता है। हीट वेव से आपको बचाव रहेगा। ऐसे में हीट वेव के चलते क्या परेशानियां होंगी या क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, आज की अगर बात करें तो टेम्परेचर 45 के पार जा सकता है। हीट वेव प्रदेश में चलने की संभावना है। किन किन क्षेत्रों में ज्यादा इसकी संभावना है, क्या सावधानियां बरतने के लिए मौसम विभाग कह रहा है? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे और 8 बजने के लिए अभी 1 मिनट कम है, करीबन 2 मिनट कम है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चेहरे पे किस तरीके से जो है वो धूप पड़ रही है, सीधी धूप पड़ रही है। तो जाहिर तौर पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर में भी किस तरह की स्थिति है जो धूप को लेकर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाहे बिलासपुर, उत्तर जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर ख़ास तौर पर जो है वो लू पड़ने की आशंका है और उसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। हालाँकि पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है वो सूरज की जो तपिश है वो काफ़ी जो है लोगों को तपा रही है। और अगर बारिश भी हो रही है तो लोकल सिस्टम जो शाम को बनता है, ये जो तेज़ धूप होती है उसके बाद में, और यही वजह है कि अगले 24 घंटों के लिए अब अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं जो टेम्परेचर है ये आशंका की गई कि किसी जगह पर टेम्परेचर जो है वो 45 के ऊपर जा सकता है। अमूमन अगर 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो छत्तीसगढ़ में हो तो वो लू की श्रेणी में ही आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से करीबन 10 जो है वो डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो वैसे भी जो जून जो है 15 जून के पहले तक के मानसून के आने तक के इसी तरह की जो स्थिति है वो बनी रह सकती है। हालांकि इस बार मानसून भी लेट है, तो ऐसे में आने वाले समय में और भी ज़्यादा लू के थपेड़ों से रूबरू लोगों को होना पड़ सकता है। जी, स्वाभाविक है ममता, इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप बने रहे ममता हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर राजनांदगांव से आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल मंत्रियों से 4 साल के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी गई है। विकास और कामकाज को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। विधानसभा क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में मंत्रियों के परफॉर्मेंस का ब्यौरा मांगा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया में हैंडल करने की भी जानकारी मांगी गई है। जल्द से जल्द ये रिपोर्ट जमा करने के निर्देश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिए हैं और मंत्रियों के परफॉर्मेंस का वो आकलन करेंगी और उसी के अनुसार आगे की स्ट्रेटजी जाएगी, कैसे काम करेगी, ये कोई तैयारी क्या कुछ है, इस बारे में एक बार फिर चलेंगे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, प्रभारी बहुत एक्टिव हैं प्रदेश में, बेहतर से बेहतर रिजल्ट और सरकार रिपीट करने का प्रयास है। अब जो मंत्रियों ने काम किए हैं, फील्ड में क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने काम किया, क्या लोगों के बीच लेकर जाना है, इसके लिए एक खाका तैयार करने की कोशिश होगी इस रिपोर्ट के माध्यम से?
बिल्कुल देखिए, और अब समय बहुत कम बच गया है, महज 4 महीने का समय बाकी है और लगातार संभाग स्तरीय सम्मेलन जो है वो कांग्रेस इसीलिए कर रही है कि ज़मीनी हकीकत जो है वो जानी जाए और रिपोर्ट जो है खासतौर पे जानी जाए। कल सबसे पहले जगदलपुर में संभागीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद कल बिलासपुर में, आज दुर्ग संभाग में संभागीय सम्मेलन है और लगातार जो कुमारी शैलजा हैं, मुख्यमंत्री भूपेश हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार जो है वो बैठकें ले रहे हैं और कुमारी शैलजा ने जो है वो अब मंत्रियों की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भेंट मुलाकात तो मुख्यमंत्री कर ही रहे थे, उसके जरिए जो है वो लोगों से सीधे रूबरू हो रहे थे और जान रहे थे कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिला या नहीं मिला, सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंची ना पहुंची, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों की का भी फीडबैक ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि जल्द ही रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में ये फॉर्मूला बनाया कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को, जो संगठन के लोग हैं, उन्हें टिकट के लिए भी जो है वो दावेदार माना जाएगा। और इसका मतलब ये है कि युवा चेहरे जो है वो पार्टी उतारेगी और जाहिर तौर पर यही वजह है कि सभी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जा रही है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, पहले भी अगर हम बात करें तो कहा जा चुका है कि परफॉर्मेंस के बेस पे ही जो है वो आने वाले समय में तय होगा कि किस चेहरे को जो है पार्टी दोबारा रिपीट करेगी, किसे नहीं करेगी। कल भी कुमारी शैलजा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा था कि यूएसपी जो है वो सरकार ने जो काम किया है वो है और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, और जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं से भी ये सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बात की थी भेंट मुलाकात के जरिए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संभागों से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी विधानसभा स्तर पर और बूथ लेवल पर भी कि किसने जो है वो सरकार की योजनाओं को पहुँचाया, सत्ता और संगठन साथ मिलकर चले, कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर लोगों के बीच में अभी भी अगर हम बात करें तो वो लोकप्रियता जो है वो बाकी है, और क्या संभावित चेहरे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की टिकट ऐसा पार्टी को लगता है कि यहाँ पर कमज़ोर परफॉर्मेंस है तो जाहिर तौर पर समय बहुत कम है, उनके जो पैरेलल जिन्हें संभावित चेहरा कहा जा सकता है उन्हें पार्टी जो है वो मैदान पे काम देकर जो है वो उतारेगी, अभी से सक्रिय करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ममता। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि आज जिले के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहेंगे। दरअसल संयुक्त मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। शहर के गोविंद राम निर्मलकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस भवन में कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर आने के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है राजनांदगांव के दौरे पर आज रहेंगे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जहां आज इस कार्यक्रम में संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना टारगेट लॉक कर दिया है। 2018 में कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस का टारगेट है 75 यानी 75। जी हां, कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और अपना लक्ष्य तय कर चुकी है कि आगे ये 75 का जो आंकड़ा है, 75 का जो आंकड़ा है, मुझे हासिल करना ही है कांग्रेस पार्टी को। अब सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है? क्या कांग्रेस पिछली जीत से भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी खामोश नहीं बैठी है। सिर्फ सूबे का नेतृत्व ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी यहां पूरा जोर लगाया हुआ है। ऐसे में जीत हार की कहानी क्या होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला जोरदार और रोचक होगा। छत्तीसगढ़ में सियासी जंग का प्रचंड आरंभ हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो 2018 में सिर्फ राज्य की 90 सीटों में से 15 सीटों पर सिमट गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने 90 में से 68 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन वो करीब 5 साल पुरानी बात है। क्या ये मुमकिन है कि इतिहास खुद को फिर से दोहराए? कम से कम बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सूबे के नेतृत्व के भरोसे नहीं बैठी, केंद्रीय नेतृत्व ने कमान खुद संभाल रखी है। बस्तर की 12 सीटों के लिए बीजेपी जोरदार कैंपेन कर रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बस्तर में उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जल्द हुंकार भरते नजर आएंगे। माननीय गिरिराज जी का कार्यक्रम लगभग 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है। 3 दिनों के भीतर में बस्तर के हमारे कांकेर
कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा यहाँ पर प्रवास में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारी सभा होगी, हमारे लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, प्रबुद्धजनों के साथ उनके साथ बैठकें होगी, अधिवक्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इस तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जो हमारे अधिकारियों की भी यहाँ पर उनके साथ में बैठकें होंगी। लेकिन क्या कांग्रेस खामोशी से बीजेपी के चुनावी अभियान को ताकती रहेगी? जाहिर है ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस ने तो 23 का टारगेट भी फिक्स कर दिया है, पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत का टारगेट, 75 सीटों पर विजय पताका फहराने का महासंकल्प। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? 75 सीटों पर जीत के इस बड़े लक्ष्य के पीछे कांग्रेस को बीजेपी की कमजोरी पर भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। पार्टी में लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, स्थिति विस्फोटक है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है, बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के साथ चाह रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। कांग्रेस लगातार हर संभाग में बैठक और सम्मेलन कर रही है। बिलासपुर में बड़े सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है। कांग्रेस के पास चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिस पर पार्टी का पूरा भरोसा है। लेकिन खेल और सियासत के मैदान में हवा का रुख कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अभी भी चुनाव में कई महीनों का वक्त है और दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। दिल्ली से रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम आ रही है। पिछले करीब 42 घंटों से ज्यादा समय से वो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है और पैरेलल में करीब 40 फीट की गहराई तक गड्ढा खोदा गया। राजस्थान से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई और दोनों टीम 1 घंटे में आ सकती है। दरअसल घटनास्थल पर बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। और जो सीहोर में हुआ, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे न हो, इसके लिए न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है। कृपया ऐसे खुले बोरवेल्स को बंद करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचा सकता है और अगर नहीं सोचेंगे तो किसी की जिंदगी निगल भी सकता है। और ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम हो सकता है, वो है जागरूक तरीके से आपके आसपास यदि कोई बोर खुला हुआ है तो उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक बड़ा खतरा बना हुआ है। किसी मासूम बच्चे की जिंदगी इसमें फंस सकती है और अब तक ऐसे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है कि ऐसे बोर्स को बंद रखा जाए। और अब सीहोर मामले की अगर बात करें तो यहाँ जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है, क्योंकि बच्ची वाइब्रेशन और गड्ढा खोदने के इम्पैक्ट से जो उस पर धक्का लग रहा है उस बोर में, उसकी वजह से अब वो खिसक कर लगभग 125 फीट की गहराई में चली गई है और वहाँ से उसे निकालना और चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले 30-40 फीट के आसपास का था गड्ढा और ये कोशिश की जा रही थी कि पैरेलली एक गड्ढा खोदकर उस बच्ची को वहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ तो वहाँ ज़मीन पथरीली थी और रॉक कटर से जब उन पत्थरों को तोड़ा जा रहा था, हटाया जा रहा था, उस वक्त जो वाइब्रेशन हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ, उससे बच्ची खिसककर और गहराई में करीब 125 फीट की गहराई में पहुंच गई है और अब ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करीब 42 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। बच्ची को बोरवेल से निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और पैरेलली करीब 40 फीट का गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद अब और गहराई में उतरने की कोशिश है। अब रोबोटिक के टेक्नोलॉजी से ये बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास होगा और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ये टीम रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली से भी एक आ रही है। और प्रदीप चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन जिंदगी?
देखिए इस समय जो भारतीय सेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त टीम है उसका पूरा दारोमदार जो रोबोटिक का बेस्ड जो टीम दिल्ली से चली है जिस समय भोपाल पहुंच चुकी है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लगातार वो रात से ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पर आएंगे। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उसके बाद लाइन अप एक्शन तय होगा, क्योंकि जो बोर का जो विड्थ है वो केवल 8 इंच वाला बोर है, इसके अंदर बच्ची इस समय अंदर है। और कल जब रात में इस पूरे मामले को एक बार फिर से बुकिंग करने का आशीष प्रयास किया गया था, तो उस समय बच्ची की चप्पल पानी में तैरती दिखाई दे रही थी। मतलब 120 फीट गहराई पर इस समय बच्ची बहुत संकट में फंसी हुई है। वहां पानी भरा हुआ, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वहां थोड़ा पानी हिल रहा, मड की स्थिति बन रही है, इसलिए कैमरे काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक्सपर्ट कैमरे के रूप में जो अब दिल्ली से कैमरे आएंगे उसी के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। जी, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास पे लौटेंगे। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल राष्ट्रपति ने हुक्का बार पर प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब जल्द ही एक्ट बनेगा और शिवराज कैबिनेट में 2022 में बिल पर मुहर लगाई जा चुकी है। प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा हुक्का बार चलाए जा रहे हैं। हुक्का लाउंज चलाने वालों पर एक्ट बनने के बाद कार्रवाई होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। 1 साल से 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान होगा। हुक्का बार बंद होगा। एक्ट बनने के बाद और इससे पहले ही जो प्रदेश में एक्शन लिया गया था उसके आधार पर भी ये हुक्का लाउंज, हुक्का बार किसी भी तरह से चलाना गैर कानूनी होगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये जो एक्ट बनेगा और इस एक्ट के बाद जिस तरह से प्रदेश में प्रदेश सरकार पहले ही इसके बारे में काम कर चुकी है। शिवराज कैबिनेट में 2022 में ही इस बिल पर मुहर लगा दी गई थी। 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। ऐसे में अगर आप हुक्का बार चलाते हैं तो आप पर लगाया जा सकता है। सजा की बात करें तो सजा जो है वो करीब 1 साल से 3 साल तक की होगी। इसका प्रावधान इस तरह से रखा गया। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, ये कानून लाना और उसके बाद हुक्का बार पर कार्रवाई करना, अभी कितना काम बाकी है? चूंकि प्रदेश में तो पहले से ही इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे थे। बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो हुक्का बारों को लेकर मध्य प्रदेश में पहले से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े निर्देश दिए थे, मगर बावजूद अब इसके लिए जब एक प्रस्ताव लाया गया उसके बाद अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसे लेकर अब एक्ट बन जाएगा। जब एक्ट बन जाएगा तो फिर कोई भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार नहीं चल पाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में बड़े पैमाने पर हुक्का बार का जो है सर्व किया जाता है। और जो युवा है, नौजवान है, उन्हें नशे की लत लगाई जाती है, जिसमें कम उम्र के बच्चे हुक्का बार का सेवन करते हुए नजर आते हैं, जिसमें मादक पदार्थ ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो इससे कई सारे नौजवानों को इसकी लत लग जाती है। इसी के चलते बड़ा कदम होगा। और अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ऐलान कर दिया था, मगर फिर भी दबे छुपे तकरीबन 200 स्थानों पर अभी भी हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं और अब बंद हो जाएंगे। जितेंद्र, उम्मीद ये की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दमोह के एक स्कूल से निकली खबर देखते ही देखते पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन गई, जिसका एक पहलू चले गए जज्बातों से जुड़ा हुआ है। रोजाना हो रहे खुलासों के बीच ध्यान दीजिएगा कि कैसे शिक्षा की आड़ में सूबे की तहजीब बदनाम हो गई। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर अब मामला दर्ज हो गया है। धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। सीएम शिवराज की नाराजगी की वजह यह कि शिक्षा के मंदिर की आड़ में गुनाह के खेल ने सूबे की तहजीब को निशाना बनाया, सूबे के भाईचारे को निशाना बनाया, सनातन को निशाना बनाया। सालों से जिस गंगा जमनी तहजीब के हवाले के साथ एक साथ रहते आ रहे हैं अलग अलग मजहब के लोग, उसे निशाना बनाया गया। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जारी धर्मांतरण के खेल के रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक पाप की परत रोजाना खुल रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो उस मोहब्बत की बुनियाद पर जो हिंदुस्तान की आत्मा है। जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी
एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई जांच की रिपोर्ट के बाद मैं कहूंगा। इससे पहले भी सीएम शिवराज ने दमोह धर्मांतरण मामले पर कहा था कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। सीएम ने साफ किया है कि बच्चियों को बाध्य नहीं किया जा सकता। दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है। 2 बेटियों ने बयान दिए हैं, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम की नाराजगी की वजह यह भी भांजियों से उनका लगाव। हर आयोजन की शुरुआत भांजियों के पैर पखार कर करने वाले सूबे के मुखिया की भांजियों को कोई बाध्य करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इधर इस पूरे कांड के तार अब जाकिर नाइक से जुड़ने लगे हैं। गंगा जमुना स्कूल के कांड को लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि पूरे कांड के पीछे नफरती मजहबी गुरु जाकिर नाइक की प्रेरणा काम कर रही है। उसी के उपदेश का असर है कि खामोशी से तहजीब की आड़ लेकर यह खेल जारी था। इधर स्कूल में कई अभिभावक पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी फीस के पैसे वापस मांगे हैं। ऐसा लगता नहीं कि शिक्षा के नाम पर चलाए जा रहे इस 72 हुरिया मिशन का खात्मा यहां हुआ है। इंतजार कीजिए, पाप की परतें अभी प्याज की तरह खुलनी बाकी हैं। दमोह से आशीष, भोपाल से रंजना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।